नमस्कार। इस नए ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसकी कहानी शायद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हैरान कर देने वाले विरोधाभासों से भरी है। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। उनका वो अविश्वसनीय दोहरा रूप जिसने सदियों से पूरी दुनिया को चौंका कर रखा है, आज हम उसे ही बिल्कुल करीब से समझने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसा शासक जिसकी शुरुआत बेतहाशा खून खराबे और भयानक युद्धों से हुई, वो आखिर भारत को शांति और अहिंसा के सबसे महान प्रतीक कैसे दे गया? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बेहद खूंखार विजेता से दुनिया का सबसे बड़ा शांतिदूत बनने का ये सफर कैसे तय हुआ, बस यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। बात है लगभग 304 ईसा पूर्व की, जब राजा बिंदुसार के यहाँ अशोक का जन्म हुआ। उनके खून में ही एक महान साम्राज्य बसा था, क्योंकि उनके दादा कोई और नहीं बल्कि खुद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सत्ता में आने से पहले ही, यानी 273 ईसा पूर्व के आसपास, उन्होंने तक्षशिला के एक बड़े विद्रोह को कुचलकर अपनी आक्रामक सैन्य शक्ति का लोहा मनवा लिया था। और फिर 269 ईसा पूर्व में सत्ता के एक बेहद कड़े संघर्ष के बाद वो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। उनका वो शुरुआती सफर पूरी तरह से ताकत और युद्ध से भरा हुआ था। उस दौर में उनका जो रूप था ना, वो सच में डराने वाला था। पाटलिपुत्र से अपने विशाल साम्राज्य को चलाने वाले इस शासक को चंड अशोक कहा जाता था, जिसका सीधा सा मतलब है क्रूर अशोक। उनका स्वभाव बेहद कठोर और लगातार युद्ध जीतने की लालसा से भरा था। इसी बीच उज्जैन में उनका विवाह देवी से हुआ, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, महेंद्र और संघमित्रा। लेकिन इन सब के बावजूद चंड अशोक का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्य का विस्तार करने पर ही टिका था। और फिर आया साल 261 ईसा पूर्व और उनके जीवन का, बल्कि पूरे इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, कलिंग युद्ध। उस समय का स्वतंत्र राज्य कलिंग, जो आज का ओडिशा है, उसे हर हाल में जीतना अशोक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बन चुका था। 1 लाख। जरा इस नंबर की गंभीरता को महसूस करके देखिए। कलिंग युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था। इतिहास हमें बताता है कि इस भयानक लड़ाई में करीब 1 लाख लोग मारे गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और लाखों लोग हमेशा के लिए बेघर हो गए। कलिंग की पूरी धरती खून से लाल हो चुकी थी और तबाही का वो मंजर इतना खौफनाक था जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन जब युद्ध थमा तो जो नज़ारा सामने था, उसने इस क्रूर सम्राट को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। चारों तरफ बिखरी हुई लाशें, रोते बिलखते परिवार और पूरी तरह से बर्बाद हो चुके गांव। उस अथाह दुख और भारी आत्मग्लानि के बीच से एक ऐतिहासिक विचार ने जन्म लिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि धर्म से होती है। बस उसी एक पल ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा छोड़कर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया। और ये बदलाव हमें एकदम साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक इंसान 100% बदल सकता है। एक तरफ वो चंड अशोक था, जो क्रूरता, युद्ध और विजय का जीता जागता प्रतीक था, और दूसरी तरफ अचानक जन्म होता है धर्म अशोक का, जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन शांति, करुणा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इतिहास में इतना नाटकीय और संपूर्ण हृदय परिवर्तन शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। अब धर्म अशोक के रूप में उन्होंने करुणा के एक बिल्कुल नए साम्राज्य का निर्माण शुरू किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं जैसे अहिंसा, करुणा और सत्य को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपने पूरे साम्राज्य की नींव बना दिया। ये अब तलवार का नहीं बल्कि करुणा का साम्राज्य था। अब उनके सामने सबसे बड़ा काम था इस नए शांति के संदेश को दूर दूर तक फैलाना। और इसके लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए वो वाकई कमाल के थे। उन्होंने सांची जैसे हजारों स्तूप और विहार बनवाए। नैतिक संदेशों को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए उन्हें विशाल चट्टानों और बड़े बड़े स्तंभों पर उकेरा गया। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में दूत भेजे। यहां तक कि अपने ही बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया, ताकि शांति का ये संदेश भारत की सीमाओं के पार भी गूंज सके। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, उन्होंने सिर्फ हवाई उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। पूरे साम्राज्य में सड़कों का एक बड़ा जाल बिछाया गया, यात्रियों के लिए छायादार पेड़ लगवाए गए, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाए गए और धर्मशालाएं बनवाई गईं। और सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए। ये सारे काम सिर्फ एक राजा का प्रशासनिक फर्ज नहीं थे, ये इंसानियत के प्रति उनका प्रायश्चित और एक निस्वार्थ सेवा थी।
और यही वजह है कि अशोक की विरासत आज भी अमर है। लगभग 40 सालों तक राज करने के बाद 232 ईसा पूर्व में जब उनका निधन हुआ, तब तक वो बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक बन चुके थे। उनके जाने के बाद मौर्य साम्राज्य भले ही धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया हो, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अशोक का प्रभाव समय और सीमाओं से कहीं आगे निकल गया। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर हम उनके पूरे जीवन का एक निचोड़ निकालें, तो 304 ईसा पूर्व में उनके जन्म से लेकर पाटलिपुत्र से सत्ता चलाने, कलिंग युद्ध के उस दर्दनाक लेकिन निर्णायक मोड़, फिर बौद्ध धर्म को अपनाने और अंततः 232 ईसा पूर्व में अशोक महान के रूप में दुनिया से विदा लेने तक, ये एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और हाँ, ये सब सिर्फ हजारों साल पुरानी किताबों की बातें नहीं हैं। जरा आज के आधुनिक भारत को देखिए, आपको अशोक का प्रभाव हर जगह साफ नजर आएगा। उनका बनवाया हुआ प्राचीन सिंह स्तंभ आज हमारे देश का राष्ट्र प्रतीक है, और हमारे तिरंगे के एकदम बीच में जो चक्र है ना, वो वही अशोक चक्र है। ये जानना कितना रोमांचक है कि इतनी सदियों पहले के एक राजा ने आज के हमारे भारत की पहचान को सीधे तौर पर गढ़ा है। तो जाते जाते इस एक बेहद गहरे सवाल पे जरूर विचार कीजिएगा कि अगर 1 लाख मौतों का जिम्मेदार एक शासक इतिहास का सबसे बड़ा शांतिदूत बन सकता है, तो क्या ये हम इंसानों के अंदर बदलाव की असीम क्षमता को नहीं दर्शाता? इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये इंसानी फितरत का सबसे बड़ा आईना है। इसी विचार के साथ आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को टटोलते रहिए।